अब कुछ नहीं था खोने को, क्योंकि सिर्फ बस एक अटेम्प्ट ही था मेरे पास। तो मैंने यही सोचा कि अब जो भी है ये फाइनल है। प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लाखों के हिसाब से बच्चे बैठते हैं। यूपीएससी बहुत बड़ा एग्जाम है, लेकिन इससे भी ज़्यादा बड़ा इसका डर हमने बना लिया है अपने दिमाग में। मेंस में आप हर एक क्वेश्चन में अपने एक दो मार्क्स बढ़ाकर भी अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। इंटरव्यू प्रिपरेशन में जितना हम खुद को जानेंगे, जितना हमारे बेसिक्स और फंडामेंटल्स क्लियर रहेंगे, उतना अच्छा रहेगा। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम नीति अग्रवाल है और इस वर्ष की जो यूपीएससी परीक्षा थी उसमें मैंने रैंक 383 हासिल किया है और ये मेरा 6th एंड लास्ट अटेम्प्ट था। इससे पहले भी मैंने इंटरव्यू दिया है 2021 में अपने 3rd अटेम्प्ट में, और उस साल मेरा सिलेक्शन मात्र 1 नंबर से रह गया था। तो मेरी जर्नी मैं स्टार्ट करना चाहूँगी 2017 से, जिस साल मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी बैचलर इन फिजियोथेरेपी में। फिजियोथेरेपी में बैचलर्स करने के बाद मेरे पास 3 रास्ते थे, या तो फिजियोथेरेपिस्ट ही बन के रह जाना, या फिर किसी और सब्जेक्ट में जैसे कि जेनेटिक्स हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, या अन्य किसी सब्जेक्ट में पीजी कर लेना, या फिर तीसरा ऑप्शन जो मेरे माता-पिता का सपना था और अल्टीमेटली जो मेरा भी सपना हुआ, वो था यूपीएससी देना। और 2017 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन करने के बाद 2018 में मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और उसके बाद 2018 में मुझे प्रीलिम्स में सफलता हासिल नहीं हुई। पहली बार असफलता देखी यूपीएससी में तो सोचा कि कोई बात नहीं, शायद इतना टाइम लगता होगा, अभी तो सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्या पता इस वजह से कुछ दिक्कतें आई हों और प्रीलिम्स कंप्लीट ना हुआ हो। उसके बाद फिर मैंने 2019 में अपना सेकेंड अटेम्प्ट दिया, जिसमें मेरा फिर से प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है। बहुत ज़्यादा हताश हुई, देखा कि 2 साल निकल गए हैं, बट अभी तक एक भी स्टेज पार नहीं हुई है। तो मुझे उस टाइम पर प्रीलिम्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस समझ में आई और उसके बाद फिर मैंने अच्छे से प्रीलिम्स को फोकस करना स्टार्ट किया। अच्छी बात ये हुई कि 2020 में कोविड की वजह से 3-4 महीने का हमें काफ़ी गैप मिल गया, जिसकी वजह से मैंने मेंस में अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करी और फिर अपना अटेम्प्ट 2020 में दिया, जिसमें मुझे प्रीलिम्स में सफलता हासिल हुई। 2020 में जब मैंने अपना 3rd अटेम्प्ट दिया, तो मुझे प्रीलिम्स में सफलता हासिल हुई और मेंस भी मेरा क्लियर हुआ। उसके बाद मैंने इंटरव्यू दिया, बट फाइनल रिजल्ट में मेरा जो सिलेक्शन था वो मात्र 1 मार्क्स से रह गया। बहुत ज़्यादा शैटरिंग था, बहुत ज़्यादा हताश हुई। सबको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि इतना आगे तक पहुँचे हैं, और सबसे ज़्यादा दुःख की बात यही होती है इस एग्ज़ामिनेशन में कि हम चाहे कितनी भी आगे तक पहुँच लें, लेकिन सबको शुरुआत से शुरू करना पड़ता है। और 2021 में जब हमारा रिज़ल्ट आया तो मात्र 15 डेज़ हमें मिले प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए, और मेरा फिर से प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ। तो एक बहुत ज़्यादा बड़ा धक्का लगा, क्योंकि इतनी आगे तक पहुँचने के बाद फिर से प्रीलिम्स क्लियर नहीं होना और 1 साल का वो इंतज़ार, बहुत ज़्यादा भारी लगने लगा वो इंतज़ार। फिर उसके बाद 2022 में मैंने अपना 5th अटेम्प्ट दिया और इतने सारे फेलियर्स देख चुकी थी, बहुत ज़्यादा वेट देख चुकी थी, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने लगा था मेरे को इस एग्ज़ामिनेशन को अपने साथ लेके चलना, और 2022 में फिर से मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। तो 5 साल बीत चुके थे, 5 बार फेलियर्स देख चुकी थी, 1 बार इंटरव्यू तक पहुँच गई, लेकिन 1 नंबर से एग्ज़ामिनेशन में चूक रहने के कारण सिलेक्शन नहीं होना और 4 बार प्रीलिम्स नहीं होना, तो अब तो प्रीलिम्स जैसे डर ही लगने लग गया था। बारी आती है फिर 6th एंड लास्ट अटेम्प्ट की। अब कुछ नहीं था खोने को, क्योंकि सिर्फ बस एक अटेम्प्ट ही था मेरे पास। तो मैंने यही सोचा कि अब जो भी है ये फाइनल है। जितना भी मैंने आज तक सीखा है, जितना भी पढ़ा है, जितना भी अपने एक्सपीरियंसेस से गेन किया है, जो भी मैंने अपने फेलियर्स एनालाइज़ किए हैं, अब मुझे अपना बेस्ट देना है। बशर्ते मैं कुछ भी पहले का नहीं सोचूँगी। जो अच्छा हुआ उसके लिए ग्रेटफुल रहूँगी। जो भी मैंने मिस्टेक्स करी उनसे सीख कर आगे बढ़ूँगी, और जितनी भी हिम्मत बची है उसको लेकर अपना 6th अटेम्प्ट दूँगी। 6th अटेम्प्ट में देखती हूँ कि प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा टफ आता है, बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल, एकदम स्ट्रैटेजी फेल होती हुई, जितने भी कन्वेंशनल सोर्सेस थे बिल्कुल अलग। बट एग्ज़ाम में मैंने अपना हिम्मत नहीं हारी, अपने आप को बिल्कुल कूल माइंडेड रखा, रिलैक्स रखा और यही सोचा कि जब मेरे लिए मुश्किल है, जो 6 साल से प्रिपेयर कर रही है, उस बाकी लोगों के लिए भी उतना ही मुश्किल रहेगा। तो उस टाइम पर मैंने अपना बिल्कुल दिमाग को शांत किया और अल्टीमेटली प्रीलिम्स क्लियर किया। मेंस की प्रिपरेशन पहले से हुई वही थी, तो इसलिए उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आई और फाइनली ये रैंक आई। जो मैंने अपनी जर्नी से सीखा है और जितने भी फेलियर्स देखे हैं, मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल जो टाइम रहता था, या कह लूँ जो फेज़ रहता था, वो प्रीलिम्स रहता था।
मैंने 4 बार प्रीलिम्स को फ़ेल किया है, तो मैं समझ सकती हूँ कि जब प्रीलिम्स नहीं होता है, हमारा खुद पर से विश्वास उठ जाता है और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हमें पूरा 1 साल के लिए फिर से वेट करना पड़ेगा। तो उस टाइम पर मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि मैं कैसे अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करूँ, कैसे अभी मेंस के लिए पढ़ूँ या प्रीलिम्स के लिए पढ़ूँ? क्योंकि मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट्स को देखा है और स्टार्टिंग में मेरी भी यही कंडीशन थी कि मैं सोचती थी कि मेंस के लिए क्यों ही पढ़ना, जब प्रीलिम्स तो क्लियर हुआ ही नहीं है अभी तक, तो मेंस के लिए पढ़ने के लिए कोई मोटिवेशन भी नहीं आता था और कुछ भी समझ भी नहीं आता था कि मेंस कैसे अप्रोच करना है, क्योंकि प्रीलिम्स एक बार क्लियर हो तब उसके बाद आपके दिमाग में क्लैरिटी आए। लेकिन जो मेरे एक्सपीरियंसेस है, मैं उससे यही कहना चाहूँगी, प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि इसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। लाखों के हिसाब से बच्चे बैठते हैं, लेकिन कुछ हज़ार बच्चे ही इसमें क्वालीफाई कर पाते हैं। और दूसरी बात ये हो गई है कि जो अभी का हम ट्रेंड देख रहे हैं, उसमें सीसैट काफ़ी ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर हो गया है। क्योंकि सीसैट के जो क्वेश्चंस हैं, पहले वो बिल्कुल हम देखते थे कि कन्वेंशनल सोर्सेज़ से आ रहे हैं या फिर कुछ जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ईज़ी भी पड़ता था। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि ये सबके लिए इक्वली टफ़ हो गया है और अगर हम इसे थोड़ा-सा भी इग्नोर करते हैं, तो हमें एग्ज़ामिनेशन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। बट मेरे एक्सपीरियंस से मैं यही कहना चाहूँगी कि यूपीएससी बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, लेकिन इससे भी ज़्यादा बड़ा इसका डर हमने बना लिया है अपने दिमाग में। तो इसलिए किसी भी चीज़ से इतना भी ज़्यादा ना डरें कि उसे ना करें, लेकिन किसी भी चीज़ को इतना तुच्छ या इतना हल्का ना समझें कि हम उसे करें ही ना। तो एक बैलेंस हमें बना के रखना होगा कि हमारे हाथ में जो है हम वो करेंगे और जो चीज़ें एग्ज़ामिनेशन हमसे पूछ रहा है, हम उसका अच्छे से जवाब देंगे। अगर प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी की बात की जाए, तो स्टार्टिंग में मेरे पास भी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं थी। मैं सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने के बारे में सोचती थी और बस टेस्ट सीरीज़ लगाने के बारे में सोचती थी। मैं ये नहीं देखती थी कि मुझे उससे क्या लाभ हो रहा है, कहाँ मुझे और इम्प्रूव करना चाहिए। लेकिन धीरे-धीरे जैसे कि मैंने अपने 3rd अटेम्प्ट में जब प्रीलिम्स क्लियर किया, तो यही पाया कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज़ करें, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देखें। कोई भी एक सब्जेक्ट जिसमें भी हम वीक हैं, हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं और सीसैट को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। सीसैट को हमेशा एक पर्याप्त मात्रा में टाइम दें। अगर आप फ्रेशर हैं या फिर अगर आपने सीसैट पहले से ज़्यादा नहीं पढ़ा हुआ है, तो भी आप उसे क्लियर कर सकते हैं, बेशर्ते आपने 3 या 4 महीने की डेडिकेटेड स्टडी करी हो। सीसैट में खास तौर पर टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एक तो हमने सुबह पहले एक एग्ज़ाम लिखा हुआ होता है, तो उसका भी हमारे ऊपर प्रेशर होता है। अगर अच्छा हुआ है तो भी और अगर बुरा हुआ है तो भी। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि सीसैट को या फिर यूपीएससी में पूछे जाने वाले हर एक क्वेश्चन को एक फ्रेश आई, फ्रेश माइंड के साथ आप देखें। सीसैट भी आप कर सकते हैं। आप एक पूरी उसकी स्ट्रैटेजी प्लान कीजिए, देखिए उसमें कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उसके बाद जो आपके अपने एरियाज़ हैं, आप उसमें पारंगत होने का सोचिए। ये देखिए कि आप किसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, किसमें ज़्यादा वीक हैं। टाइम बाउंड मैनर में आप पेपर्स कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपना दोस्त बना लीजिए। जैसे-जैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसी बेसिस पे आप अपनी तैयारी कीजिए। और पेपर 1 के लिए भी यही कहना चाहूँगी, हमने बहुत सारे स्टूडेंट से बात करी है या फिर मेरे भी जो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, हम सब ने एक मिलकर कॉमन स्ट्रैटेजी बनाई कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। जितना भी हो सकता है उनको एनालाइज करेंगे और सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं बल्कि जो उनसे रिलेटेड थीम्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। तो बात रही प्रीलिम्स की, तो जो भी मेरी जर्नी रही है मैं उससे यही शेयर करना चाहती हूँ कि प्रीलिम्स को बिल्कुल भी हल्के में ना लीजिए। प्रीलिम्स की डेडिकेटेडली 4-5 मंथ्स आप प्रिपरेशन कीजिए और साथ के साथ प्रिपरेशन के साथ आप परफॉर्मेंस पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रिपरेशन अपनी जगह है, लेकिन आप एग्जामिनेशन हॉल में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, अपने आप पे कितना विश्वास रखते हैं, जो भी आपने टिक मार्क लगाया है, क्या उस पर आपको विश्वास है? तो अगर आपको खुद पर विश्वास होगा तभी आप प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। जैसे ही मुझे तीसरे अटेम्प्ट में मेंस लिखने का मौका मिला, मैंने सबसे पहले ये इंश्योर किया कि मेरे जितने भी टॉपिक वाइज नोट्स हैं वो सब प्रिपेयर्ड हों। जो भी मेरा वैल्यू एडेड मटेरियल हो वो एक ही जगह पर हो, क्योंकि मेंस के टाइम पर हमें रोज़ के हिसाब से 2 एग्ज़ाम्स लिखने होते हैं, तो हमारे पास टाइम बहुत कम होता है रिविज़न का। तो सबसे पहले यही कहूँगी कि जो भी आपके नोट्स हैं वो आप प्रिपेयर करके रखिए और ये सबकी पर्सनल चॉइस होती है कि आप उसे ऑफ़लाइन फॉर्मेट में रखना चाहते हैं या ऑनलाइन फॉर्मेट में रखना चाहते हैं। ऑनलाइन फॉर्मेट में थोड़ा ईज़ी हो जाता है क्योंकि आप उसे अपडेट कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमें ऑफ़लाइन एग्ज़ाम लिखना है, तो आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और एक हैबिट बनी रहती है इतनी देर लिखने की, तो आप ऑफ़लाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेंस के लिए जो मेरी स्ट्रैटेजी रही है, वो ये रही है कि मैं अपने टॉपिक वाइज़ नोट्स प्रिपेयर कर लूँ, उसके बाद उसे डेली बेसिस पर या मंथली मैगज़ीन्स की हेल्प लेकर अपडेट करती रहूँ। जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, उसकी डिमांड को फुलफ़िल करने का ट्राई करूँ।
दूसरी बात, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से हर क्वेश्चन को पर्याप्त मात्रा में टाइम देते हुए एक क्वेश्चन पूरा करूँ। और लास्टली, पेपर कंप्लीट करने पे हमेशा फोकस रखिए, क्योंकि मेंस में आप हर एक क्वेश्चन में अपने 1-1 2-2 मार्क्स बढ़ाकर भी अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। लास्ट अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट जिसे मैंने मेंस लिखा था, इसमें डिफरेंस यही रहा कि इस बार मैंने अपने जो नोट्स थे वो सब एक जगह रखे हुए थे, तो मुझे रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा आसानी रही। डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से पहले मैं स्कैटर्ड मेरे नोट्स रहते थे, तो मैंने उनको एक जगह इस साल स्ट्रक्चराइज़ कर लिया था, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा। इस बार मैंने मेंस में यही ट्राई किया कि जितने भी मेरे नोट्स हैं वो सब एक जगह इकट्ठे रहें, ताकि मुझे उनको लास्ट मिनट पे रिवीजन में आसानी रहे। और जितने भी मैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से रेफ़र कर रही थी, उनको मैं अच्छे से रिवीजन कर रही थी। और टेस्ट सीरीज़ का मैंने बहुत अच्छे से पालन किया। टाइम बाउंड मैनर में टेस्ट लिखे, कभी-कभी तो दिन में 2-2 टेस्ट, जैसे कि जो रियल एग्ज़ामिनेशन होता है, ताकि मुझे टाइम मैनेजमेंट का अच्छे से आइडिया रहे। और जो भी मेरे टेस्ट से जो मार्क्स आ रहे थे, मैं उन्हें एनालाइज़ कर रही थी। अपने वीक एरियाज़, अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज़ को मैं देख रही थी। और टॉपर्स की जो नोटबुक्स हैं, वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। मेरी भी जो जर्नी की स्टार्टिंग रही, वो मैंने अनुदीप दुरीशेट्टी सर की नोटबुक्स पढ़ के, उनसे हेल्प लेते हुए अपनी जर्नी की स्टार्ट करी। इस फाइनल अटेम्प्ट में मैंने अपना ये किया कि जो लास्ट ईयर के टॉपर्स हैं या उससे पहले के जो टॉपर्स हैं, मैंने उनकी कॉपीज़ रेफ़र करी, उनका राइटिंग स्टाइल देखा और फिर उसको अपने हिसाब से अपने आंसर्स में ढाला। तो मेरी स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि आप प्रीलिम्स से जब आप प्रीलिम्स दे रहे हैं, तो 3-4 मंथ्स की डेडिकेटेड प्रिपरेशन तो आपको करनी ही है। उससे पहले अगर आपको अपनी यात्रा आसान बनानी है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, तो आप अपने सारे नोट्स एक जगह रख लीजिए। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सबकी एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए, सबको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि 3 महीने आंसर राइटिंग के लिए पर्याप्त होते हैं, लेकिन आप उस टाइम पे नया पढ़ने में थोड़ा-सा मुश्किल महसूस करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, हमें जीएस में भी अच्छे मार्क्स लाने हैं, एसए में भी लाने हैं और ऑप्शनल भी कवर करना है। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि आप पहले से ही अपनी सारी स्ट्रैटेजी डिवाइस करके रखिए। अपने हिसाब से जो भी आप जिन एरियाज़ में आप स्ट्रॉन्ग हैं, उन्हें स्ट्रॉन्ग करते रहिए। जिन एरियाज़ में आप वीक हैं, अगर आप कोई कोचिंग लेना चाहते हैं, तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है, नहीं तो आजकल ऑनलाइन बहुत सारे सोर्सेज़ अवेलेबल हैं, आप उनसे हेल्प लेके अपनी स्ट्रैटेजी डिवाइस कर सकते हैं। बस मेंस में हमें यही ध्यान रखना होता है कि हम कैसे टाइम मैनेज करते हैं, कैसे हम हर क्वेश्चन के हर पार्ट्स को एड्रेस करते हैं और कैसे हम अपना पेपर कंप्लीट करते हैं। अब बात करते हैं इंटरव्यू की, तो थर्ड अटेम्प्ट में जब मैंने अपना फर्स्ट इंटरव्यू दिया, तो उस टाइम पर हमारे पास 6 महीने थे, क्योंकि कोविड की वजह से लॉकडाउन लग गया था, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल गया था। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन यही रहती है कि हम खुद को जानें। यूपीएससी की जो जर्नी है, वो सबसे पहले हमें एग्ज़ामिनेशन को जानना है, उसके बाद हमें खुद को जानना है। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन में जितना हम खुद को जानेंगे, जितना हमारे बेसिक्स और फंडामेंटल्स क्लियर रहेंगे, उतना अच्छा रहेगा। लास्ट टाइम भी मैंने यही किया था कि अपनी एक नोटबुक बना ली थी, उसमें जितने भी इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनको सब मैं रिवाइज़ करती रही। करंट अफेयर्स का अपना एक अलग शेड्यूल बना लिया था, उस पे रिवाइज़ करती रही। और इस बार भी मेरी यही स्ट्रैटेजी रही कि मैं कैसे जितनी भी अपने आस-पास घटनाएँ हो रही हैं, उनको कैसे रियल लाइफ़ से रिलेट करके रख पा रही हूँ, और कैसे जो भी मैंने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में जो मेंशन किया है, मैं उससे कितना ज़्यादा ट्रू रह पा रही हूँ और कितना उनको डेली बेसिस पे अपडेट कर रही हूँ। तो ये मेरी पूरी जर्नी रही, मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट से लेकर सिक्स्थ अटेम्प्ट तक। और इस जर्नी में मेरे माता-पिता, मेरी बहन और मेरे पूरे सारे परिवारजन, जितने भी फ्रेंड्स हैं, सबका बहुत ज़्यादा साथ रहा है। और आप सबसे मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही बात कहना चाहूँगी, हरिवंश राय जी की एक कविता है, नीड़ का निर्माण फिर, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे जब तूफ़ान आ जाता है, तो चिड़ियाओं के घोंसले खराब हो जाते हैं। पर वो अपने घोंसले को खो चुकी होती है, लेकिन उसको दोबारा बनाने की क्षमता वो रखती है। तो इसीलिए अगर आप भी अपनी लाइफ़ में किसी भी फ़ेज़ में डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, क्या पता वो आपका एक सिर्फ़ एक फ़ेज़ हो, लेकिन आपके आगे ब पूरी लाइफ़ रखी हुई है। तो इसलिए आप किसी भी चीज़ को लेके घबराएँ ना। उस हर जैसे कि कहा जाता है कि ये भी टाइम है, ये भी गुज़र जाएगा, तो ऐसे ही ये वक़्त भी गुज़र जाएगा। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए, कभी भी खुद पर गिव अप ना कीजिए, क्योंकि जितने सपने आपने अपने लिए सजाए हैं, आपके आस-पास लोगों ने, आपके माता-पिता ने, आपके परिवारजनों ने भी आपके लिए देखे हैं। तो कभी-कभी अगर हम हताश हो जाते हैं, तो अपने लिए नहीं, बट उनके लिए अपने अपने साथ रहिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए खड़े होइए। हमेशा यही सोचिए कि कितने सारे लोगों की उम्मीदें, कितने सारे लोगों की आशाएँ आपके साथ जुड़ी हुई हैं। इसी सोच के साथ और इसी जर्नी की कुछ लर्निंग्स के साथ मैं अपनी स्पीच को आज विराम देती हूँ। और थैंक यू जोश टॉक्स कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। मैंने जोश टॉक्स से बहुत सारे लोगों
की जर्नी देखी है, उनसे इंस्पायर हुई हूँ और बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ कि आज मुझे अपनी जर्नी शेयर करने का मौका मिला। सो थैंक यू सो मच। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है। हम प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सा स्टडी मटेरियल यूज करें, कोचिंग लें कि नहीं, हमारे मन में बहुत क्वेश्चंस हैं, लेकिन हमारे पास शायद गाइडेंस पाने का जरिया नहीं है। और इसलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं उनकी इस जर्नी में। जोश टॉक्स पर बहुत ब्यूरोक्रेट्स और अनेक टीचर्स और कोचिंग्स आती हैं अपनी कहानी सुनाने। जोश टॉक्स ने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या ये कोचिंग्स जोश की फैमिली से बात करेंगे और हमारे डाउट सॉल्व करेंगे। डाउट्स जैसे कि प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें, कोचिंग लें कि नहीं, कौन सी कोचिंग लें, ऑफलाइन या ऑनलाइन, कौन से स्टडी मटेरियल यूज करें, क्या कोचिंग फीस में कुछ माफी हो सकती है। तो एक कोचिंग और मान गई है, KSGIS अब हमें कांटेक्ट करेंगी और हमारे क्वेश्चंस को आंसर करने में हमारी हेल्प करेगी। हम KSGIS से अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं और घर बैठे अपने क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। इसके अलावा जोश टॉक्स ने KSGIS से ये भी बात की और रिक्वेस्ट की कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए अपनी फीस में कुछ डिस्काउंट कर सकते हैं। आज मुझे बहुत ही खुशी है हम सबके साथ ये शेयर करने की कि वो मान गए हैं। जोश टॉक्स और भी टीचर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो जोश के स्टूडेंट्स को घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है, अगर हम चाहते हैं कि हमें इस इंस्टीट्यूट से फोन आए तो हम अपने नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं। आपको जब फोन आए तो ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको फीस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल पाए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द एस्पिरेंट्स, जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।